नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 9 जनवरी और चलिए आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है। साथ ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि आप जितना अच्छा संघर्ष करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जो आपको मेहनत का फल मिलेगा वो उतना ही बड़ा होगा। आपका संघर्ष जितना होगा उतना ही आपका सफलता उतनी ही बड़ी होगी। यहाँ पे यही बात किया गया है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उसी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको उस परिश्रम का फल मिलेगा। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए, निरंतर अपने काम पर फोकस करिए और स्टडी तो छोड़िए ही मत। किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग अदर काम नहीं भूलते हैं, खाना खाना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते हैं और फ़ोन चलाना नहीं भूलते हैं, लेकिन हम स्टडी को एक दिन सोचते हैं अरे चलो आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। वो जब आप वही आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, तब कोई निरंतर उसी सब्जेक्ट को उसी पेपर के लिए, उसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा होता है, आप उससे 10 कदम पीछे आ जाते हैं। आप एक दिन ना स्टडी करने से आप 10 कदम पीछे आ जाते हैं। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए और एक दिन है संडे में आराम से आप हाफ डे काम करिए और हाफ डे रेस्ट करिए। जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं वो करिए। तो आप जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, खुद को जलाइए, खुद को तपाइए। बस कुछ दिन की बात है। खुद अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, मतलब कि आपकी लाइफ में एक ये हैबिट बन जाएगी आपकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो बताइएगा ये कौन है, और ये बता दूं कि ये एक फ्रीडम फाइटर है। तो इनको बताइएगा कौन है और इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो इसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए ठीक है। ये आपके मोटिवेशन के लिए आज के विनर फिर से वही हैं, राज कैथवास, जो कल थे। तो इन्होंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके आंसर दीजिए। जो चीज़ें इनको, ये चीज़ें जो ये सर्च करके आंसर दे रहे होंगे, या तो इनको फिर जो पता होंगी, जो या फिर कुछ सर्च करके दे रहे होंगे, तो जो चीज़ें ये दे रहे हैं इनको कभी भूलेंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को लिखा है। पहले सर्च किया, फिर उसके बाद इनको लिखा, या तो फिर इनको पता होगा तो फिर लिखा है, तो इनको चीज़ें भूलेंगी नहीं। क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही कार्य कर सकते हैं। अब जब ये लिख रहे होंगे तो इनका माइंड सिर्फ इसी चीज़ में चल रहा होगा। तो क्या होगा कि इनके दिमाग में सारी चीज़ें छप गई होंगी, और ये जब एग्ज़ाम होगा तब इनको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और ये उसी लिए बेहतर कर पाएंगे। तो ये आपके हैबिट में होना चाहिए। आप जब लेक्चर देखते हैं तो सारे क्वेश्चन नोट करके रख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर टाइप कर दीजिए। टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और लाइक डिसलाइक करके फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा लगा आपका वीडियो। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में कल थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। एकता दिवस इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के विलय में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद कई सारे भारत के छोटे छोटे जो देसी रियासतें थी, उनका भारत के मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के विलय में बहुत ज़्यादा योगदान था। इसलिए एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो और फिर दूसरा क्वेश्चन था प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाए। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसलिए मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 2003 से हुई थी। तो और ये देखिए इन्होंने काफ़ी डिटेल में ये भी बता दिया है कि ये किसकी उपज थी, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी की उपज थी, दिमाग की उपज थी, कि उन्होंने कहा था कि एक प्रवासी भारतीय दिवस कुछ मनाया जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जारी किया गया है, इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर जो है शहर, ये सबसे स्वच्छ शहर है। और ये लगातार छठी बार ये चीज़, एक खिताब जीता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि लगातार छठी बार है, और इंदौर है मध्य प्रदेश का। तो और इंदौर में ही एक प्रवासी भारतीय दिवस जो इस बार है, इंदौर में ही कराया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कौन से नंबर का है प्रवासी भारतीय दिवस और कितने दिन चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ और है। देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगी हुई है उसके बारे में बताया गया है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर उसके बाद है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ इसका 26वां राज्य बना था भारत का, ठीक है। और
देखिए भारत पीओके अफ़गानिस्तान के बीच जो लाइन है, जो ये जो कश्मीर है वो पीओके जिसको बोलते हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन वो भारत का हिस्सा है, तो वो डूरंड रेखा है। ठीक है, डूरंड रेखा उसका जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। 106 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो भारत और चाइना के बीच, चीन के बीच जो भारत सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं, और पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं। तो और ये चीते जो लाने की बात की जा रही है वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाने की बात की जा रही है। आज मध्य प्रदेश से जो चीते का है, चीते के लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने पूछा था दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति बहुत फेमस थे, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। अब इनका जन्म दिवस आप बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप प्रॉपर आंसर देते रहिए, आप खुद में निखार देखेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब कि आंसर देने की कोशिश करिए। एक ही दिन में सब कुछ आप नहीं सीख जाएंगे कि आप बहुत बेहतर कर लेंगे तब आंसर देंगे, या फिर आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब आंसर देंगे। आप धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे सुधार करते रहिए। आप थोड़ा आंसर दीजिए, फिर कल जो ज़्यादा दीजिए, फिर उससे तो ज़्यादा दीजिए। ऐसे में धीरे धीरे सुधार करते रहें, क्योंकि हर चीज़ यहीं पर संभव होती है। हम धरती पर ही आके हर काम करते हैं, कोई और कहीं से सीख के नहीं आता। तो आपको जब अपने आप में सुधार करना होता है ना, तो हमको खुद में कार्य करने की, खुद में वर्क करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आंसर तो प्रॉपर देते ही रहिए। ठीक है, देखिए एक न्यूज़ है जिसमें 13 जनवरी को एक सबसे लंबा रिवर क्रूज मतलब है जिसका नाम है MV गंगा विलास। ठीक है, MV गंगा विलास, इसको नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को इसको हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि 13 जनवरी से अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। तो ये बनारस से शुरू होगा और ये लगभग सभी पूरे भारत में जाएगा, बांग्लादेश तक जाएगा। और इसमें गंगा की जो 27 नदियों से ये गुजरेगा, गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनसे। और तो यही बात की गई है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है MV गंगा विलास, और ये 13 जनवरी को शुरू हो जाएगा। 13 जनवरी से इसका कार्य शुरू हो जाएगा। और कहाँ से शुरू होगा, तो बनारस या वाराणसी से। ठीक है, और किसने इसको हरी झंडी दिखाई, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो इससे यही चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका MV गंगा विलास, इसको देख लीजिए, जो कि शुरू होने वाला है 13 जनवरी से। ठीक है, 13 जनवरी से, और नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात इस पे और कर लेते हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे, देखिए जो सबसे कम, जो सबसे सस्ता होता है वो जल का होता है। फिर उससे महंगा जो होता है वो जो परिवहन होता है वो रोड से जो होता है, सड़क के माध्यम से होता है, फिर वो होता है। और सबसे महंगा होता है जो हवा में या हवाई जहाज़ के माध्यम से वो होता है। तो जल के माध्यम से ये बहुत सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है। जैसे हम किसी भारत से कुछ चीज़ें ले जा रहे हैं, या फिर यहाँ से किसी और देश से कुछ चीज़ें ला रहे हैं भारत में, तो ये सबसे अच्छा जो होता है वो जल के द्वारा ही होता है। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है और चीज़ें आराम से पहुंच जाती है। बस हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी और सड़क के माध्यम से या तो फिर हवा के हवाई जहाज़ के माध्यम से उससे सामान जल्दी आ जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो ये बात यहाँ पे की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गुजरात में क्या है कि एक फेस्टिवल होता है जिसको हर साल होता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है गुजरात में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने यहाँ को इसको इसको हरी झंडी दिखा दी है कि आप अब पतंग महोत्सव मना सकते हैं। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक ये मनाया जाएगा। और इसकी थीम देखिए क्या है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य है, और यही थीम है आपकी G20 की। ये भी याद रख लीजिएगा, यही थीम आपकी G20 की है। और G20 की मीटिंग इस बार भारत में हो रही, तो इसलिए G20 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके देशों के बारे में मैंने आपसे कई बार चर्चा की, बहुत ज़्यादा ये पेपर में पूछा जाता है, पेपर में कई बार इसका आर्टिकल आ चुका है, उसके बारे में हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया है। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो पतंग महोत्सव है बहुत धूमधाम से गुजरात में मनाया जाता है। तो इसको हरी झंडी दिखा दी गई है। अब ये शुरू हो जाएगा, 8 तारीख से 14 जनवरी तक चलेगा। और यहाँ गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल जी हैं। और यहाँ पे देखिए 68 देशों से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और 125 पतंगबाज होंगे।
और ये साबरमती नदी के किनारे होगा। साबरमती नदी के किनारे होगा। साबरमती नदी का कुछ इतिहास में नाम है, तो किस लिए उसका नाम है ये चीज़ आप बताइएगा कि साबरमती की इतिहास में किस कारण से जुड़ी हुई है। और एक चीज़ और बताइएगा, एक महान व्यक्ति हैं जिनकी गुजरात में प्रतिमा बनाई गई है, वो कितने मीटर की है और कौन है वो महान व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होने जा रहा है, तो यहाँ पे कितने देश भाग लेंगे और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। थीम इसकी ज़रूर याद रखिएगा, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। और यही थीम है G20 की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए है, ये पतंग महोत्सव है, तो इसको आप देख सकते हैं, गुजरात में होता है। उत्तर भारत में लगभग जब ये मकर संक्रांति के आसपास उत्तर भारत में राज्य में बहुत राज्यों में होता है, लेकिन उत्तर भारत के सभी राज्यों में होता है, लेकिन जो फेस्टिवल होता है बहुत ज़्यादा विख्यात रूप से वो गुजरात में ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका गुजरात, ये है आपका गुजरात। ये तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और इनको बताइए कि कौन कौन से किस किस देश से इसकी सीमा लगती है, किस किस राज्य से इसकी सीमा लगती है। और ये बताइएगा कि इसका सबसे पश्चिमी भाग, गुजरात का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, उसका नाम क्या है, ठीक है। ये चीज़ आप बताइएगा। और ये इसके अन्य राज्य हैं भारत के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अब हमको गौ आधारित यानी कि प्राकृतिक खेती पर बढ़ावा देना चाहिए। हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ये हमारे जीवन को बहुत मतलब इनसे कई प्रकार की बीमारी होती है। देखिए रासायनिक जो उर्वरक होते हैं इनको हम अपने खेतों में डालते हैं। मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, अब इसमें कुछ लगा दिया फसल, कुछ फसल लगी हुई है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग रासायनिक इनमें कीड़े लग गए, ठीक है, इनमें कुछ रोग लग गया, तो इसके लिए हम रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जितना हो सके उतना डाल देते हैं, तो कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन ये जो रासायनिक उर्वरक है ये इसी में रह जाता है और ये फसल में हो जाता है। इसको फिर इंसान खाता है, इंसान को फिर बीमारी होती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, और ये जो भूमि की उर्वरक क्षमता भी कम करता है। जो रासायनिक उर्वरक होता है ये भूमि की उर्वरक क्षमता कम होता है। एक निश्चित टाइम पर ही आप एक खेत में निश्चित अनाज उगा सकते हैं, उसके बाद वो भूमि बंजर हो जाएगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो। और साथ ही व्यक्ति की बीमारियां भी बहुत बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये होते हैं सारे केमिकल होते हैं जो कि मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। जब सोचिए एक कीड़े उसमें मतलब एक कीड़ा उसमें रहा और उसके ऊपर दवाई छिड़क दिया गया या फिर दवा डाल दी गई तो वो मर गया, तो इंसान भी तो मतलब एक मांस और हड्डी का ही बना है, तो उसके ऊपर भी वो इफेक्ट करेगी। लेकिन ये नहीं कि एक बारगी उसके ऊपर लागू होगी, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य को खोखला करती जाएगी अंदर से। जो रासायनिक उर्वरक हैं ये धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से खोखला करती जाती हैं, और ये चीज़ कोई समझ नहीं रहा। ज़्यादा उपज के लिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रासायनिक उर्वरक डालते हैं और फिर ज़्यादा उपज हो जाती है, उसको बेच देते हैं जाके। लेकिन ये नहीं अपना मतलब भविष्य में नहीं ये देखते हैं कि ये भविष्य में ये भूमि भी बंजर होगी और भविष्य में हम लोग या फिर हमारे बच्चे जो भी हैं वो बीमार पड़ेंगे। ये किसान कभी नहीं सोचता, क्योंकि किसान को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो सिर्फ ज़्यादा उपज चाहते हैं। नॉलेज बढ़ाने की जिम्मेदारी तो मतलब हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की है, और कुछ सरकार भी इसमें भूमिका अदा कर रही है। तो यहाँ पे मतलब उनको सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक ना डालें और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। यानी कि जो मतलब गाय या भैंस या फिर जो भी जानवर होते हैं उनके जो गोबर से एक खाद बनाई जाती है। देखिए ये ग्रामीण इलाकों में अक्सर होता है कि गोबर से खाद बनाई जाती है, जैसे गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर उसमें डाला जाता है, इसको फिर ढक दिया जाता है, तो कुछ समय बाद ये पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है और ये किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता। ये फसल की जो खेत है उसमें जब डाला जाता है तो इसकी उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ाता है। पहले क्या था कि पहले इतना ज़्यादा, जब हम और थोड़ा पीछे समय में जाएं तो क्या था कि इतना ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता था, और उतनी ज़्यादा मतलब थी भी नहीं, और लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर सके। तो ये लोग जो ग्रामीण लोग होते थे, ये खेती किसानी जो करते थे, वो ऐसे ही खाद बना के इसको ही खेत में डालते थे, और इससे उपज भी अच्छी होती है और इसमें कीड़े लगने की संभावना कम होती है। बस हाँ ये है कि इसमें रासायनिक उर्वरक जब हम डालते हैं उसकी तुलना में उपज कम होती है, तो इसलिए रासायनिक मतलब जो
उपज बढ़ाने के लिए हम लोग रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। तो यहीं पे यही बात की जा रही है कि इसकी उर्वरक क्षमता भी कम होगी, धीरे धीरे ये भूमि बंजर होती जाएगी और फिर कुछ दिन बाद इसमें कुछ उगेगा ही नहीं। तो यही बात इसमें बताई जा रही है। तो योगी जी ने कहा है कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, उधरी की तरफ, ताकि बीमारियां कम हो। आज आप ये चीज़ नोटिस करे होंगे कि जितनी ज़्यादा हमारे पास विलासिता की वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी बीमारियां, जो इंसान की बीमारियां, वो भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या होता था कि मनुष्य सीधा साधा सा नॉर्मल सा भोजन करता था और उतना ही उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी, ना पहले कोई एक्सरसाइज करता था। हाँ, पर ये था कि पहले का जो पहले थोड़े दिन पहले जो पूर्वज लोग थे, वो क्या करते थे, थोड़ा पहले उठ के, उनका सुबह 4 बजे से उठ के रात 8 बजे तक उनका काम चलता था, तो वो लोग एकदम फिट रहते थे, उन्हें किसी प्रकार की जिम या किसी प्रकार की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आज हम पार्क में टहलने भी जाते हैं तो क्या करते हैं कि गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी वो जो 4 व्हीलर उसको या फिर बाइक उसको बाहर खड़ी कर देते हैं, तब इसमें पार्क में टहलने जाते हैं। क्या मतलब है बताइए इसका, कि मतलब आप वहाँ से आए यहाँ पे पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए, यहाँ से गाड़ी से आए, तो ऐसा करिए ना कि आप घर से ही पैदल चलिए, कम से कम कुछ दिन पैदल चलेंगे तो थोड़ा आपके अंदर ऊर्जा आएगी और आप अच्छा मतलब महसूस करेंगे। तो पहले के व्यक्ति अच्छा इसलिए महसूस करते थे, वो कम संसाधनों के साथ भी बहुत खुश रहते थे। आज का मनुष्य क्या है, अभी का जो हम लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन होते हुए भी हम लोग दुखी रहते हैं। तो यही कारण है कि इससे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं माइंड में भी। रासायनिक उर्वरक जो चीज़ें हैं, रासायनिक उर्वरक है, ये माइंड में भी हमारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें बता दी गई हैं, ये न्यूज़ में क्यों था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में है डीएपी, इसको जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे, तो इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें क्या क्या पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है 18% और तथा फास्फोरस पाया जाता है 46% और 18% नाइट्रोजन 15.5% अमोनियम नाइट्रेट। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि डीएपी में क्या क्या पाया जाता है और ये हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये चीज़ जानते ही होंगे आप। डीएपी का एक बार फुल फॉर्म पूछा था, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो उत्तर प्रदेश ये है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये किन किन राज्यों को टच करता है ये देख लीजिएगा। और ये कब अलग हो, मतलब इससे कौन सा राज्य अलग हुआ और कब। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश। इसमें भी एक क्वेश्चन बता ही दीजिएगा कि सबसे इसमें जो दक्षिणी जिला है वो कौन सा है और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। ठीक है, तो इससे जो यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखिए यूपी पीसीएस आने वाला है, आरओ एआरओ की वैकेंसी भी आने वाली है, तो आपको यूपी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा जो लोग इसको दे रहे हैं। तो इसके सारे ज़िले आप याद कर लीजिएगा, उनकी फेमस वस्तुएं जो फेमस वहाँ क्या है वो भी याद कर लीजिएगा। किसी दिन अगर आप लोग कहेंगे तो उत्तर प्रदेश की 1-2 क्लास आ जाएंगी जिसमें आपको यूपी स्पेशल जो उसकी फेमस चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएंगी आरओ और यूपी पीसीएस के लिए। तो आप अगर चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चाहिए, तो फिर वो चीज़ें क्लास ला दी जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन बताइएगा कि इसका दक्षिणी और उत्तरी जिला कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये बताइएगा कि इसमें कितने ज़िले हैं, क्वेश्चन बनते ही जा रहे हैं। तो ये देखिए गंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो गंगा के किनारे जो शहर है उस वहाँ पे जैविक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि प्राकृतिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए गंगा की सहायक नदी कौन सी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गंगा की सहायक नदी है, देखिए गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और फिर उसके बाद इधर यमुना है और फिर इधर सोन है और इधर हुगली है और फिर देखिए अब ये यमुना सहायक नदी यमुना की सहायक नदी कौन सी है, बेतवा। ठीक है, तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। और ये इसको यहाँ पे गंगा बोलते हैं। ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में गिरती है तो इससे आके पद्मा नदी मिल जाती है, तो इसको वहाँ पे पद्मा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसको फिर मेघना बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। देखिए जो मैं बता रही थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। अभी हम लोग पिछले कई क्लासों में ये पढ़ चुके हैं कि 12 टाइगर आ रहे हैं जो कि रखे जाएंगे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में।
दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमने कई वीडियो में बात की है, कई सारे लेक्चर में इसमें डिस्कस किया और ये भी बताया है कि 8 नाइजीरिया से लाए जा चुके हैं। तो अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश एक सुरक्षित शहर नहीं है, मध्य प्रदेश एक सुरक्षित राज्य नहीं है बाघों के लिए, क्योंकि 2018 से 2022 तक में अब तक 34 बाघों की मृत्यु हो गई है। और मध्य प्रदेश को हम बाघ का प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ पे 34 बाघ मर चुके हैं। तो यहाँ पे यही चर्चा की जा रही है। इसकी गणना जो है, बाघों की गणना वो हर 4 साल में होती है। तो 2018 में हुई थी। जब 2018 में हुई थी तो 2018 में इसकी गणना हुई थी, तब कर्नाटक में 524 बाघ थे और मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे। इसकी जो ये आंकड़े हैं ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप जब थोड़ा यूपी, जैसे कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, ऐसे में ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनते हैं। उस पर तो वनडे एग्जाम में नहीं बनेंगे, लेकिन आप अगर यूपी पीसीएस आरओ, क्योंकि आरओ का पैटर्न में भी बहुत चेंज हो गया है, और यूपीएससी दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है आपको मान लीजिए कि दे दिया कि कर्नाटक में 526 है और मध्य प्रदेश में 524 है। तो आपको ये तो याद है कि 526 524 है, लेकिन ये नहीं याद कि कौन से राज्य में है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब 2018 में गणना हुई थी तो 524 थे वो कर्नाटक में थे और 526 थे वो मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, तो इसमें 2018 से लेकर 2022 तक 34 बाघ मारे जा चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं, उन्होंने दम तोड़ दिया है मध्य प्रदेश में, और 15 बाघ मरे हैं कर्नाटक में। तो यहाँ पे जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कम मरे हैं, और जबकि इसकी संख्या दो ही कम थी मध्य प्रदेश से, तो और यहाँ पे ज़्यादा मरे हैं। तो इसी पे रिसर्च करने की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि वहाँ बाघों की संख्या यानी बाघ अधिक मर रहे हैं। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हाथी होते हैं उनके जो मतलब हाथी होते, जो फीमेल हाथी होते हैं, उनके बच्चे के मतलब गर्भ में रहने की, जो बच्चा गर्भ में रहता है वो कितने महीने रहती है, अवधि कितने महीने रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसमें आप ये भी याद रख लीजिएगा कि इनकी जो उम्र, बाघों की औसतन जो आयु है, जो इनकी औसतन उम्र है वो 12 से 18 साल के बीच में है। ठीक है, 12 से 18 साल के बीच में। तो ये आप याद रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और 524 मिले थे हमको कर्नाटक में और 526 मिले थे हमको मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को बाघों का शहर या बाघों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा 34 बाघों की मृत्यु हुई है। तो उसके बारे में 2018 से लेकर अभी तक, और जो बाघों की गणना होती है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, जो बाघों की गणना होती है वो हर 4 साल में होती है। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। कौन से नेशनल पार्क में लाए जाने की बात की जा रही थी, तो यह है कुनो नेशनल पार्क, यहाँ पे लाए जाने की बात की जा रही है। और फिर ये है माधवगढ़, पन्ना, ठीक है। और ये सारी चीज़ आप याद, अरावली रेंज, सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा रेंज, ये सारे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नर्मदा वैली, यही सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो यहाँ पे लाने की बात की जा रही है, और इस पर बहुत सारे 34 बाघ पूरे मध्य प्रदेश में मरे हैं 2018 से लेकर 2022 के बीच में। तो ये हो गया। अब ये है आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कि 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, और ये 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 2003 से मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। और ये इंदौर में मनाया जाएगा, 17वें नंबर का है। तो नंबर आप याद रख लीजिएगा, 17वें नंबर का है। जो इसके देखिए, ये 8 से 10 जनवरी तक मनाया जाएगा। जो इसके समापन कार्यक्रम में, समापन में यानी कि 10 को इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी, और 9 को इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। ये हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हैं वहाँ के सीएम शिवपाल सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बिहार की न्यूज़ है। दरभंगा में क्या हुआ कि हम लोग देखिए, अभी हर क्षेत्र बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन दरभंगा में अभी एक पुल नहीं बन पाया। उसमें कम से कम कई गांव, 40 गांव रहते हैं वहां आसपास, लेकिन अभी एक पुल नहीं बन पाया था। तो इस पुल को ग्रामीण क्षेत्रों ने बनाया, इस पुल को ग्रामीण क्षेत्रों ने बनाया। बांस का पुल है, अंबानी के सहयोग से बनाया। ठीक है, अंबानी के सहयोग से बनाया। तो इसका नाम रखा गया है अंबानी सेतु।
ये चीज़ याद रखिएगा। अंबानी सेतु ये पूछा जा सकता है, अंबानी सेतु कहाँ है? तो अंबानी सेतु दरभंगा में है, यानी कि बिहार में अंबानी की मदद से बनाया गया है, इसलिए इसको अंबानी सेतु कहते हैं। अभी बिहार का पेपर होने वाला है बीपीएससी का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। शायद 12 फरवरी को बिहार का बीपीएससी का एग्ज़ाम है प्री का। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि दरभंगा में है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये है आपका दरभंगा, तो यहीं पे बनाया जा रहा है। ये है आपके बिहार की राजधानी पटना। और फिर इसके चलिए अच्छा ये बताइएगा कि इसका पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी चारों जो ज़िले हैं, जो चारों ज़िले हैं उनके बारे में बताइएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना है। और ये किसी ने नहीं बताया था कि ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने दिया ही नहीं कि गंगा कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है। देखिए, अगर आप सच में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और सच में आप मेहनत करना चाहते हैं, तो फिर अगर सच में आपको कोई पोस्ट चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, इतना अगर आपको दिया जा रहा है, सब कुछ इतना बता दिया जा रहा है, तो आपको ये करना होगा कि आप कम से कम जो क्वेश्चन पूछे जाया करें उनको आंसर, मतलब कुछ आंसर आप देने की कोशिश करें, हल्के फुल्के आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते अभी, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन उनके आंसर देने की कोशिश करें। इससे आप खुद में निखार देखेंगे। किसी कार्य को आप 21 दिन कर लेंगे तो वो आपके हैबिट में आ जाता है, आपकी आदत बन जाती है। तो आप इसको क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, देखिए शुरू में भी मैंने बता दिया है कि आप जितनी ज़्यादा संघर्ष करेंगे आपकी जीत उतनी ही शानदार होने वाली है, ठीक है। तो इसके आंसर दिया करिए, और इससे आप आप खुद को निखार रहे हैं, ठीक है, दूसरों की अपेक्षा। अगर पहले से देखिए, मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, बोल रहे हैं कर तो रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, तो यानी कि हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हम लगातार उसी पैटर्न में स्टडी कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर उसी पैटर्न में कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या मतलब है? यानी कि हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। तो खुद को टाइम दीजिए, अपने आप से बात करिए। और एक चीज़ है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी से सजेशन नहीं लेना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। आप खुद को मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब आप बिल्कुल मत लें, ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन खुद को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी समझे। खुद को टाइम दीजिए और खुद से कुछ पूछिए, और आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ नया पैटर्न अपनाइए। तो ऐसे मतलब ऐसे धीरे धीरे थोड़ी छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगी। तो इसके बारे में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है एक न्यूज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कानपुर में एक सफ़ेद गिद्ध मिला हो, जो कि हिमालयन क्षेत्र का है। ये सफ़ेद गिद्ध हिमालयन क्षेत्र का है, ये दुर्लभ प्रजाति का है, यानी कि बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। तो ये वहाँ के कानपुर में मिला हुआ है। तो इसको दो थे, एक में नर और मादा दोनों थे। तो जो नर था उसको पकड़ लिया गया है और जो मादा था वो उड़ गया है, यानी चला गया है। तो यहाँ पे इसको संरक्षित रखा जाएगा नेशनल पार्क में, तो यही बात की जा रही है। तो इसके बारे में देखिए, आप कुछ जो इसकी खासियत है वो बात कर लीजिए। जो गिद्ध होते हैं, जो नॉर्मल गिद्ध होते हैं, और उनसे इनमें क्या अंतर है? तो ये 5 फीट तक लंबा होता है, इनके पंख 5 फीट तक लंबे होते हैं। और सामान्य गिद्ध के पंख 1-2 फीट लंबे होते हैं। इनके शरीर की लंबाई जो होती है वो 130 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो इनका वज़न होता है वो 8 से 10 किलोग्राम का होता है। और इनकी जो आयु है, इनकी जो औसत आयु है वो 35 वर्ष की होती है, ठीक है। और ये एक दिन में 100 से 120 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं एक दिन में। तो ये हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है कि कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और गिद्ध को हम पृथ्वी का, यानी कि प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। तो इसी से संबंधित ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हैं आपके सफ़ेद गिद्ध, तो इन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसके जो खासियत है, जो इसके पंख है सामान्य गिद्ध की अपेक्षा, तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, तो 2011 का क्वेश्चन है यूपीएससी में, कि गिद्ध सामान्यतः क्यों अभी मर रहे हैं। तो अगर न्यूज़ में कोई चीज़ आती है तो उसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गिद्ध मर क्यों रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो मवेशियों को कुछ दवा दी जाती थी, दूध बढ़ाने के लिए उनको दवा खिलाई जाती थी, तो उनके शरीर में वो चीज़ रहते थे। और जब मवेशी मर जाते थे तो गिद्ध उनका सेवन करते थे, उनको खाते थे। तो उसकी वजह से इनकी किडनी खराब हो जाती थी गिद्ध की, और इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि अगर ये चीज़ गिद्ध न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंकड़ा है वो आप याद कर लीजिएगा, ये जो है, ठीक है। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा या कहीं पे लिख लीजिएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हैं आपके गिद्ध। देखिए अब कुछ प्रीलिम्स फैक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के निचले सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया गया है? तो केविन मैकार्थी हैं। केविन मैकार्थी को निचले सदन का जो निचला सदन वहाँ नहीं कि निम्न सदन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ निचला सदन कौन है? लोकसभा। हमारे यहाँ निचला सदन लोकसभा है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। तो वहाँ का जो निचला सदन है और उच्च सदन को, वहाँ अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं, सीनेट, ठीक है, अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं। और तो वहीं वो जो निचला सदन है वहाँ का, उसको केविन मैकार्थी वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, याद रख सकते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन है निक्केई एशिया रिपोर्ट। अब ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है निक्केई एशिया रिपोर्ट। इसके अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार भारत बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि मतलब निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो ऑटो बाजार कौन सा है? तो भारत है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। और फिर ये अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कौन से नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है? तो 17वें नंबर के महात्मा गांधी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज एक काम करिएगा आप, ये प्रवासी भारतीय दिवस बहुत न्यूज़ में है और ये प्रवासी भारतीय दिवस न्यूज़ में होने के कारण महात्मा गांधी जी भी हैं। तो आप आज महात्मा गांधी के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ें, आंसर ना दें, कम से कम खुद पढ़ें ताकि आपको नॉलेज हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? ठीक है, फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा हैदराबाद, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में जाति एवं आर्थिक जनगणना 2023 प्रारंभ की गई? तो बिहार में। और आगे बढ़ते हैं, ये आपके क्वेश्चन है, इनके आंसर आप दे दें। देखिए ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में आप आंसर दे दें। तो आज की क्लास यहीं तक। और ये है आपकी कल्पमेधा, इसको आप सहेज के रख सकते हैं। वे गुलाम हैं जो अल्पमत होने के कारण ही सत्य का पक्ष नहीं लेते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं कि अगर जो लोग सत्य बोलते हैं वो थोड़ी संख्या में होते हैं और जो भारी संख्या में होते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, तो इसके साथ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये लोग कम संख्या में, ये ज़्यादा संख्या की ओर भागते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिधर संख्या ज़्यादा होती है उधर जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये लोग गुलाम हैं, यानी कि ये लोग गुलाम हैं, ये लोग जो कि अल्पमत होने के कारण इधर नहीं आते हैं। तो यही बात की गई है, लावेल ने कहा है। तो इसको आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और आज की वीडियो यहीं तक, आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और प्लीज़ क्वेश्चन देने की कोशिश ज़रूर करें। आंसर जो है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर जो है उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। और लाइक डिसलाइक करके आप बता सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी क्लास कैसी चल रही है, आपका चीज़ें पसंद आ भी रही हैं कि नहीं, या फिर उसमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। अगर इसमें कुछ और ऐड करवाना हो, कुछ और जोड़ने के लिए हो कि ये भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और स्टडी को, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। धन्यवाद।